नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझकर कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 15,899 के आसपास ट्रेड, हल्की सी बिकवाली फिलहाल यहां पर आप देख पाएंगे। तो हांगकांग के बाजार जो है 73 अंकों की यहां पर फिलहाल इनफैक्ट गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं करीब 80 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। इस बीच तमाम बाजार की अगर बात करें, निक्केई में भी 200 अंकों की कमजोरी है। और अगर कल अमेरिकी बाजार की बात करें, इंट्राडे में एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ 100 अंक देखने के बाद 100 अंकों की गिरावट के साथ डाउ में क्लोजिंग दिखी। एसएनपी और नैस्डैक में सपाट ट्रेड दिन भर में हमने देखा। विदेशी बाजार के संकेत और हाँ, यूएस में अब कोरोना के मामले फिर से चिंता का सबब बन रहे हैं। सब कुछ विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़े मिले जुले संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हल्की सी आप कह सकते हैं सुस्ती आती हुई दिख रही है। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है और कोई ऐसी बड़ी तेजी भी नहीं है, बट हल्का सा मिला जुला रुझान आपको आते हुए दिख रहा है। और स्पेशली अमेरिकी बाजारों में हमने कल देखा कि नए रिकॉर्ड्स छूने के बाद सुस्ती आती हुई दिखी है। डाउ और एसएनपी दोनों ने नए इंट्राडे रिकॉर्ड्स बनाए, पर उसके बाद आपने हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। डाउ 100 अंक फिसल कर बंद हुआ। एसएनपी 500 पर भी करीब 0.2% की गिरावट थी। हालांकि नैस्डैक सपाट बंद हुआ हल्की सी बढ़त के साथ। एक्चुअली हुआ यह है कि कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो काफी पॉजिटिव रुझान था। हमने देखा कि 200 पॉइंट्स ऊपर थे लगभग डाउ फ्यूचर्स, तो उसके मुकाबले में देखें तो फिर थोड़ी गिरावट के साथ ही बंद हुए। शुरुआत अच्छी हुई अमेरिकी बाजारों के लिए, पहले घंटों में नए रिकॉर्ड्स बनाए, पर फिर सेकंड हाफ में आपने बिकवाली का प्रेशर आते हुए देखा है। और दो वजह हैं। एक तो जैसा आप कह रही हैं, कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले फ्राइडे हमने देखा 1 लाख से ज्यादा दिन के नए मामले आते हुए दिखे, और फिलहाल जो 7 दिनों के एवरेज मामले हैं वो 72,000 से ज्यादा हैं। अगर आप 1 साल पहले देख लें, जब कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा था और वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई थी, तब भी यूएस की 7 डे एवरेज इतने ज्यादा मामलों की नहीं है। तो पिछले साल के मुकाबले इस समय की एवरेज ज्यादा है, डिस्पाइट 60% वैक्सीनेशन यूएस में जो हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा आपको इंपैक्ट दिखा है। और मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है जुलाई महीने का, यहां से भी सुस्ती के संकेत आते हुए दिखे हैं। तो दोनों का प्रभाव बाजारों में सेकेंड हाफ में आते हुए दिखा। इसलिए हमने देखा कि इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपने सबसे ज्यादा दबाव बनते हुए देखा। साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में फिर ज्यादा बिकवाली थी। स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 0.5% फिसला। बॉन्ड यील्ड पर भारी दबाव आते हुए दिखा। इंट्राडे में 1.15% तक यूएस की 10 साल बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिखी। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 1.22 1.23% के पास थी, तो वहां पर भी भारी दबाव आपने बनते हुए देखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर खरीदारी रही, लगभग पूरा पॉजिटिव ट्रेड था। पर कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि कल शाम को इंट्राडे में 3.5-4% की गिरावट हुई और एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि 3% टूटकर ब्रेंट 73.50 के नीचे फिसलते हुए दिखा है। कोरोना की चिंता ना ही यूएस में है बल्कि चाइना में भी है, क्योंकि चाइना में वुहान जहां पर कोरोना शुरू हुआ था वहां पर एक क्लस्टर मिला है। साथ ही बीजिंग में कुछ मामले आए हैं। इनफैक्ट बीजिंग में ट्रैवल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं चाइना ने, तो वहां से चिंता बढ़ी है कि शायद मांग पर असर बढ़ सकता है। साथ ही ओपेक का जो डेटा आया है वो दिखा रहा है कि फिलहाल जो उत्पादन है ओपेक की तरफ से वो 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। तो थोड़ी चिंता है कि सप्लाई ज्यादा फिर से हो सकता है और मांग पर असर पड़ सकता है कोरोना की वजह से, इसलिए हमने वहां पर दबाव देखा। सोने में हल्का सा दबाव था। डॉलर भी 1 महीने के निचले स्तर पर है, पर वहां पर लगभग सपाट ही ट्रेंड था। पर हां, थोड़ी सुस्ती ग्लोबल मार्केट्स में कल आती हुई दिखी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। अब कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है ये जान लेते हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में की है बिकवाली 1,540 करोड़ की। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज ने की है खरीदारी 5,239 करोड़ की। तो कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1,506 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी है, कैश मार्केट में एफआईआईएस की बिकवाली है और वायदा बाजार में एफआईआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े फिलहाल दिख रहे हैं। तमाम संकेतों को जानते हुए आज फिर भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए अब वो जानने का समय है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मिले जुले संकेतों के बीच विदेशी बाजार में ट्रेड हम फिलहाल देख रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत जिस तरह से दिख रही है सर, साथ ही एफआईआईएस डीआईएस का एक्शन जो है भारतीय बाजार पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या बनाए?
गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत मिले जो है, जब कल हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स करीबन करीबन 150-200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो अमेरिका से मजबूत सेशन की उम्मीद थी, लेकिन उसके विपरीत प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी और नीचे बंद हुए हैं। थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश डाउ फ्यूचर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी नेट नेट है। और हमारे बाजार भी ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास, वही 15,900 के आसपास जो प्रॉफिट बुकिंग की लेवल है वहां पर बंद हुए। तो ऐसे में थोड़ी कमजोर शुरुआत हो सकती है। और दूसरा ये कि एफआईज ने भी हल्की फुल्की बिकवाली की, हालांकि शुक्रवार जितनी बिकवाली दमदार नहीं है, थोड़ी कम है। और वायदा कारोबार में भी प्रेशर कम किया है एफआईज ने, तो वो एक अच्छा संकेत है। तो देखिए, बढ़ने के लिए आपके पास एफआईज की बिकवाली कम होना, नीचे के लेवल सपोर्ट लेवल पर क्योंकि बाजार का ट्रेंड मजबूती का है, वो दूसरा एक कारण है। अमेरिका के बॉन्ड 1.15 पर आते हुए दिख रहे हैं, तो वो तीसरा कारण है कि जब ब्याज दरें कम है तो जाहिर सी बात है कि इक्विटी के लिए माहौल अच्छा है। ये सारे कारण हैं जिसके चलते हुए, और अच्छा बाजार ओवरबॉट है नहीं, अभी भी पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है 1.25 के आसपास। तो ये सारे कारण हैं जो निचले स्थानों पर सपोर्ट देंगे। तो आज जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना ज्यादा खरीदारी करने का मौका तुरंत होगा। और कल हम यही बात कर रहे थे कि अगर 125 पॉइंट गैप से ऊपर खुलता तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आप देख सकते हैं मानसिक दिन भर में 15,900 बाजार एक भी बार पार नहीं कर पाया, जहाँ बंद हुए वहां से 125 पॉइंट एग्जैक्टली उतना ही बढ़ा है। तो आज ये जितना ज्यादा गैप मिले उतना बढ़िया। खरीदने के लिए बढ़िया जगह जो है वो 15,750 15,800 है। आई डाउट कि वहां तक पहुंचेगा। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 15,825 835 के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज 15,750 15,800 बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। 15,900 के ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं बनती है। तो 15,925 जब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, उससे लेकर 16,000 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और बिकवा लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी, बड़ा एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है और बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो 34,450 34,600 दिन के लिए आज छोटी सी रेंज है। इसके नीचे हल्की फुल्की कमजोरी हो सकती है 34,350 तक की, बस इससे ज्यादा नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 34,800 से 35,000 ये 200 पॉइंट की रेंज है जो बार बार रुकावट का काम करेगी। तो इन सारे लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जिधर भी गैप मिले उसके विपरीत ट्रेड कीजिए। तो एसडीएक्स निफ्टी अगर आपको बड़ा गैप दिखाता है ऊपर की तरफ तो प्रॉफिट बुक करना है, बड़ा गैप नीचे की तरफ दिखा रहा है तो आज खरीदारी करने का मौका है। तो हम 15,800 825 की रेंज में खरीदारी करने का मौका ढूंढेंगे पहली चीज पर। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया विस्तार से आज के लिए स्ट्रेटजी और साथ ही बाजार का कैसा हाल दिख सकता है ये बताने के लिए। तो क्लियरली ट्रेडिंग रेंज पहली हमारे पास है, गैप से खुलने पर खरीदारी के मौके जरूर मिलते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 15,750 से 15,800 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। तो 15,925 से 16,000 ये प्रॉफिट बुकिंग का दायरा आप मानकर चल सकते हैं। 34,450 से 34,600 बैंक निफ्टी के लिए इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं। आप पर आप एक मजबूत सपोर्ट पाएंगे। तो 34,800 से 35,000 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। मिले जुले संकेत फिलहाल विदेशी बाजार से, और एफआईएस की हमने बाइंग देखी है वायदा बाजार में, डीआईएस की बाइंग देखी है कैश मार्केट में। इन सभी का इम्पैक्ट फिलहाल भारतीय बाजार पर आज पड़ता हुआ देखने की पूरी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए, ट्रिगर्स आज के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सब कुछ वरुण से जानते हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, नतीजों से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। तो नतीजों से शुरुआत करते हैं और पीएनबी इसके नतीजे आए। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एनआईआई जो है उसमें 7% की बढ़ोतरी हुई, हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफा 1023 करोड़ पे आया, 646 करोड़ का अनुमान था। लेकिन साथ ही साथ कंपनी के ग्रॉस एनपीएस भी बढ़े हैं, 14.12 से बढ़ के 14.3% के आसपास है। और मैनेजमेंट का कहना है कि कोविड के सिचुएशन की वजह से अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी बनी हुई है, तो ये एक दिक्कत की बात है। तो वैसे तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन हाँ इंटरनल्स थोड़ी वीक है। आरबीएल बैंक नतीजे अनुमान से कमज़ोर है, प्रोविजनिंग जो है वो बड़ी है, हालांकि एनआईआई जो है वो अनुमान के मुताबिक है। 970 करोड़ के आसपास एनआईआई है, 975 करोड़ के आसपास का अनुमान था। नुकसान किया कंपनी ने 459 करोड़ के आसपास का। कंपनी की प्रोविजनिंग जो है 514 करोड़ से बढ़ के 1449 करोड़ के आसपास आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरा है 4.9% से गिर के 4.36%। ग्रॉस एनपीए 4.3% से बढ़ के 4.99% के आसपास आया है। बालाजी एमाइंस यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, कंपनी के दमदार नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ 102% बढ़े हैं, क्वार्टर भी बढ़ोतरी देखने मिली है। मार्जिन 24% से बढ़ के यहाँ पे 32% के आसपास आए हैं। 90 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। साल दर साल क्वार्टर मुनाफे में बढ़ोतरी देखने मिली है। कैश स्टॉल नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ 81% बढ़े हैं,
मार्जिन बढ़े 19.4% से बढ़ के 22% के आसपास आया है। मुनाफा 140 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि कॉटन यहाँ गिरावट हुई है। कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। ओरिएंट सीमेंट नतीजे कमज़ोर है। रेवेन्यू 17% गिरे हैं क्वार्टर मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 24% से बढ़ के 27%। और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें साल दर साल तो बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर 10% की गिरावट 89.5 करोड़ के आसपास। मैंगलोर केमिकल्स यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 30% बढ़े हैं। मार्जिन थोड़े कंप्रेस हुए हैं 9.4% से गिर के 8%। मुनाफा बढ़ा है 24 करोड़ पे यह आया है। जो सेल्स से कलेक्शंस है वो काफ़ी बेहतर रही है। और सीजी पावर यहाँ पे अच्छे नतीजे हैं। कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आई है। 231 करोड़ के घाटे के मुकाबले 54 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। और रेवेन्यूज में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। वरुण, साथ ही आज के लिए खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, ट्रिगर्स में 3 निफ्टी की कंपनियां टाटा कंज्यूमर्स, अडानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल यहां नतीजे घोषित करेगी तो इस पर नजर होगी। इसके अलावा एफएनओ में 3 कंपनियां डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अडानी एंटरप्राइजेस अपने नतीजे घोषित करने वाली है। सीएल एजुकेट शेयर विभाजन पे बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ऑटो सेक्टर के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो जितने ऑटो स्टॉक्स हैं वहाँ पर नजर रखिएगा। मिंडा इंडस्ट्रीज कल शाम को QIP खुल गया है। QIP का जो फ्लोर प्राइस है 734.84 रखा गया है। कल की क्लोजिंग से करीब 2.5% के आसपास के डिस्काउंट पे है ये। और QIP पे 5% के आसपास का डिस्काउंट संभव है। होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल स्टॉक्स पे नजर रखिएगा क्योंकि महाराष्ट्र में 25 जिलों में कोरोना की जो पाबंदी है उसमें ढील का ऐलान किया गया है। दुकानों को 8 बजे रात तक खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन BMC ने मुंबई में दुकानों को 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। होटल, रेस्टोरेंट अब वीकेंड को भी शाम 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल्स, थिएटर्स की फ़िलहाल खुलने की अनुमति नहीं दी गई है, इसको याद रखना। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के दाम जो है करीब 0.8% तक बढ़ाए हैं। 3 अगस्त से पैसेंजर व्हीकल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। वेरिएंट और मॉडल पर कीमत जो है वो वेरी करेगी हर मॉडल पे। इसके अलावा NCC जुलाई में इस कंपनी को 1679 करोड़ के 4 नए ऑर्डर मिले हैं। चारों ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं। वाटेक वबाग इस कंपनी को रूस से 1230 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि अडानी विल्मर ने IPO के लिए सेबी में DRHP फाइल किया है और जल्द इस कंपनी का जो IPO है वो मार्केट को हिट कर सकता है। 4,500 करोड़ के आसपास ये कंपनी जुटाने वाली है। तो इसके चलते अडानी एंटरप्राइजेस और ग्रुप के बाकी स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया। खबरों वाले शेयर्स, साथ ही ट्रिगर्स और कल बाजार बंद होने के बाद जो तमाम नतीजे आए वो सब हमें बताने के लिए आज भी नतीजों की एक लंबी फहरिस्त है जिस पर आपको नजर रखनी है। और खासतौर से खबरों के हिसाब से अगर देखिए, महाराष्ट्र में जो अनलॉक का फेज अब फिर शुरू हो चुका है उस पर जरूर नजर रखिएगा। कहाँ कहाँ अनलॉक होता हुआ दिख रहा है इस पर एक नजर आपको रखनी चाहिए। चलिए, जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हर रोज ही ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाते हैं। चलिए फ्रेश रणनीति अब जान लेते हैं। नेशनल एल्युमिनियम जो PSU है करीब 95 रुपए की कॉल आज बंद हुई है 4 रुपए 80 पैसे पे। इसमें 3 रुपए का स्टॉप लॉस आप रखें और 7 रुपए 20 पैसे का आपका टारगेट। दूसरा जो स्टॉक है JSW स्टील, 750 की कॉल आप लें 29 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 43। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 कॉल्स नैल्को और JSW स्टील। नैल्को अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 95 की कॉल खरीदने की राय, 7.2 के टारगेट को मानकर चलें, 3 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। JSW स्टील अगस्त 750 की कॉल खरीदने की राय, खरीदारी अगर करके चलते हैं 43 के टारगेट्स को मानकर चलें, 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। आज के लिए अब ट्रेडिंग कॉल्स मेरे पास कुल मिलाकर 4 हैं, चारों की 4 खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करूंगी। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर खरीदारी की राय। कल दिन भर स्टॉक में अच्छा रनअप देखने को मिला, तेजी के साथ स्टॉक में ट्रेड हमने देखा। आज अगर खरीदारी करते हैं 94 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, 88 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय, BEML पर खरीदारी की है 1360 के टारगेट्स के लिए 1290 का स्टॉप लॉस लगाते हुए। सेंट्रम ब्रोकिंग BPCL और सीमेंस दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। BPCL इनफैक्ट कल अच्छी तेजी के साथ 3% की बढ़त दिखाने में कामयाब रहा। आज 475 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 448 का स्टॉप लॉस लगाइए और खरीदारी करके जाइए। वहीं सीमेंस में खरीदारी अगर करते हैं
हैं 2050 के टारगेट्स को मानकर चले 1940 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 4 कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेडिंग कॉल के तौर पर जहां पर खरीदारी आपको करनी है और 2 ऑप्शंस की रणनीति नैल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील पर। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट से आपकी बातचीत करवाते हैं। kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर अब मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल जिस तरह से ट्रेड हमने भारतीय बाजार में देखा, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत दमदार होती हुई दिखी। आज के लिए कैसा ट्रेड आप सेटअप देख रहे हैं? भारतीय बाजार आज कैसे खुलते हुए दिखेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं आज निफ्टी में या फिर ओवरऑल बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग देखने की उम्मीद कर रहा हूं और निफ्टी में 15,830 ये मेरा बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो मैं मानता हूं कि थोड़ा बेरिशनेस आ सकता है। ऊपर की तरफ 15,900 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे निफ्टी के चार्ट पर दिखाई दे रहा है। 15,900 के ऊपर निकलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन अच्छा बुलिश वेव आता हुआ हम देख पाएंगे। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम रुझान है मेरा। बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ मुझे दिखाई देगा, ऐसा मेरा चार्ट के ऊपर का रीडिंग है। अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 34,600 का मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे फिसलते हैं तो और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी है। ऑलराइट, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में कौन से पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए आपके हिसाब से आज, आशीष जी? मानसी जी, मैंने एक ही स्टॉक चुना है जिसमें मेरा कन्विक्शन है और वो है टाइटन। टाइटन ने कल अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और बुलिश मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। कल का क्लोज करीबन 1780 का है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो फिर इसी लेवल के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1760 का होना चाहिए। पहला लक्ष्य 1815 का होगा, दूसरा लक्ष्य 1825 का हो सकता है। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल, गोल्ड और सिल्वर में जो ट्रेड फिलहाल दिख रहा है, बुलियन मार्केट आगे किस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा? क्या यहाँ से खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखा फेड की अपडेट थी, वो डॉविस कमेंट की वजह से सोने को कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बट शुक्रवार को डेटा पॉइंट और कल के सेशन में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए देखा। डिस्पाइट दैट डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड 48,000 का लेवल रीगेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट कोई बड़े ब्रेकआउट के लिए मार्केट वेट कर रहा है, एक रेंज में रहेगा। तो आज के लिए 47,900 पे गोल्ड को बाय करके चलिए। 48,200 से 48,300 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कल जिस ढंग से बेस मेटल में थोड़ी गिरावट आई है तो चांदी थोड़ा पुल बैक कर सकती है। 67,500 के करीब मिले तो लेके चलना है। 68,200 से 68,500 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, साथ ही कच्चे तेल को काफी कुछ इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है। उत्पादन में बढ़त एक तो है जिसके चलते कच्चे तेल में हम $73 के आसपास का ट्रेड देख रहे हैं। करीब 3% की गिरावट है। चीन में कोरोना प्रतिबंध भी बढ़ते हुए दिखे हैं, एक इम्पैक्ट यहाँ पर इसकी वजह से भी पड़ता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल की चाल को कैसे देखें? डेफिनेटली कल पहला दिन था अगस्त का, और जैसे कि हम जानते हैं कि सऊदी के बीच जो ओपेक का मीट था उसके बाद प्रोडक्शन जो 4 मिलियन बैरल का भरा है उसका आउटपुट मार्केट में हिट हुआ है। सेकेंडली अगर हम देखें तो कोविड कंसर्न थर्ड वेव का काफी बढ़ा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ कंट्रीज में हमने देखा फिर से फ्रेश लॉकडाउन इनिशिएट हो रहे हैं। साथ में कल चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आए थे वो थोड़े निराशाजनक थे, जिसकी वजह से क्रूड में एक हिट हुआ है। टाइमिंग मार्केट काफी दिनों के बाद इतना बड़ा हिट लिया है, तो आई थिंक उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आज भी देखने मिले। तो आज के दिन भी 54.30 के करीब जाए तो बेच के चलिए। 52.50 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे क्रूड ऑयल में। ऑलराइट अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन समझने का। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले HDFC लिमिटेड यहाँ पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया 3,160 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं CLSC भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं
3000 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि जो अब जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस है उसके लिहाज से भी स्टॉक अगर आप देखें तो अच्छे लेवल्स पर आ चुका है और ओवरऑल जो बिजनेस आउटलुक है उसमें भी काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला। तो यानी दोनों ब्रोकरेज हाउस जो है नतीजों के बाद HDFC लिमिटेड पर पॉजिटिव है। इसके अलावा नजर रखनी RBL बैंक, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। CLA से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 240 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि जो नियर टर्म की अनसर्टेनिटी है वो अब भी बरकरार देखने को मिल रही है, जिसके चलते थोड़ा बहुत ओवरहैंग इस स्टॉक पर देखने को मिलेगा, लेकिन खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है 240 के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।